नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति से निकलकर अब केंद्रीय स्तर पर महादेव सट्टा ऐप का असर देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उसके बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नाम लिया और कहा कि इन्होंने तो महादेव तक को नहीं छोड़ा है। दरअसल आरोप लग रहा है सीएम भूपेश बघेल के विरुद्ध। सीधे ईडी की ओर से बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 508 करोड़ रुपए सीएम भूपेश बघेल को दिए गए हैं। ये आरोप ईडी ने एक आरोपी के बयान के बाद कोर्ट में चार्जशीट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। बीते 1.5 दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह का बदलाव आया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एकदम से आक्रामक हो गई है, वहीं सीएम भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी एक बयान आया है। बयान जाहिर तौर पर अपने बचाव में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है, जबकि सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि किसी के आरोप लगाने से क्या होगा। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को सुनिए। एकदम ताजा बयान है, जो अभी कुछ देर पहले ही दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम की एक आम सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेश बघेल का बिना नाम लिए पब्लिक से ही उनका नाम पूछा। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं। वैसे तो महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ के खासकर भिलाई से शुरू हुआ था, जहां बीते 3 सालों में जिस तरह से धीरे धीरे महादेव सट्टा ऐप ने पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी जद में ले लिया। हमने इस बारे में कई अहम खुलासे किए थे, खुल के बड़ी ही बेबाकी से, निडरता से। राष्ट्रबोध ने कई सफेद चेहरों को बेनकाब किया, हमें डराने दबाने की कोशिश की गई। करीब 1.5 साल पहले सीधे मेरे नाम से महादेव सट्टा ऐप के सरगना पहले सौरभ चंद्राकर ने 50 लाख, उसके बाद रवि उप्पल ने भी 50 लाख के मानहानि के दावे प्रस्तुत किए। हमने उनके मानहानि के दावों को हवा में उड़ाते हुए सीधे तौर पर चुनौती प्रस्तुत की, जिनका मान होगा उन्हीं की तो हानि होगी। आपने तो न केवल छत्तीसगढ़ का मान गिराया, बल्कि पूरे भारत के युवाओं को खासकर बर्बाद करने के लिए जिस तरह से सट्टे का कुचक्र चला है, जिस तरह से मसल पावर, गुंडागिर्दी और जिस तरह से अवैध धन उगाही का कारोबार शुरू किया है, उसके विरुद्ध राष्ट्रबोध लगातार ऐसे चेहरों को बेनकाब करता रहेगा जो सीधे देशद्रोह के काम में लगे हैं। वैसे तो इसके विरुद्ध राज्य की पुलिस कुछ काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की एंट्री होती है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू होता है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे ही माहौल में छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के वार्ड नंबर 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की एक पुरानी बिल्डिंग को आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में। इसका ब्लॉक नंबर 15 और मकान नंबर 17 कोने का ये मकान है, जहां राष्ट्रबोध की टीम पहुंची। आप देख सकते हैं यहाँ ताला लगा हुआ है। दरअसल 2 नवंबर को इसी मकान में एक कार चलाने वाले ड्राइवर असीम दास के यहाँ से करोड़ों की बरामदगी होती है। कितनी बरामदगी हुई इसे लेकर ईडी ने उस वक्त तो कोई खुलासा नहीं किया। यही कारण था कि अगले दिन अखबारों में यानी 3 नवंबर की सुबह किसी अखबार में 10 करोड़ तो किसी में 5 करोड़ तो किसी न्यूज चैनल में 1.25 करोड़ मिलने का दावा किया गया। लेकिन अब इसके बाद ईडी ने साफ तौर पर बता दिया है कि करीब 5 करोड़ की जो बरामदगी हुई है वो अलग अलग जगह से हुई है। रायपुर के एक होटल से असीम दास को पकड़ा गया। ये कुरियर एजेंट था। इसने सफलतापूर्वक कई बार महादेव सट्टा के पैसे बड़े नेता और कारोबारियों तक
पहुंचाए, लेकिन अब की बार यानी 2 नवंबर को वो पकड़ा गया और 3 नवंबर को इसने कोर्ट में जो बयान दिया उसके बाद मानो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल सा आ गया। इसी ने खुलासा किया है कि 508 करोड़ की डिलीवरी इसी के माध्यम से हुई है। उसका यह बयान देना था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जाहिर तौर पर एकदम से एक्टिव मोड में आ गए। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल, उसके बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। आप संक्षेप में इन बयानों को ध्यान से सुने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर महादेव सट्टा बुक के मामले में एकदम से आक्रामक हो चुका है। भाजपा के उन केंद्रीय नेताओं के बयान की भी हम गहराई से पड़ताल करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े नेताओं की बातों को ध्यान से आप सुने। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना। अभी हाल में ही ईडी ने 14 आरोपियों की एक चार्जशीट प्रस्तुत की है। महादेव बुक के सरगना सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के अलावा कई बड़े सफेद पोशों के नाम हैं। इसके बाद ईडी ने अभी हाल में यानी 2 और 3 नवंबर को जो कार्रवाई की है उसमें भिलाई सुपेला थाने के एक आरक्षक भीम यादव को भी गिरफ्तार किया है। भीम सिंह यादव के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो करीब 3 बार दुबई हो आया है, जिसमें 2 बार वो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से मिल चुका है, ऐसा दावा ईडी का है। जबकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुर्ग जिले की पुलिस ने ही माना है कि उसके कई पुलिस कर्मी महादेव सट्टे के काम में संलिप्त रहे हैं। जबकि हाल के दिनों में एक एएसआई चंद्रभूषण भी पकड़ाया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसने 65 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की। इसमें सीएम भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा का नाम आया, उनके घर छापेमारी हुई। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल के 2 ओएसडी के घरों पर भी ईडी ने छापेमारी की। बीते कुछ समय से ईडी महादेव सट्टा बुक के विरुद्ध जिस तरह से आक्रामक थी और लगातार कार्रवाई कर रही थी, अब तक ये मामला राज्य स्तर में था, लेकिन अब केंद्रीय स्तर पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो बातें कही, हैरान करने वाली है। बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ केंद्रीय मंत्री ने जो कुछ कहा, उनकी पूरी बातों को, एक एक शब्द को आपको गौर करना चाहिए, जिसका सीधा सरोकार पूरे सिस्टम से है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल सर्च में 450 करोड़ रुपए की अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं, जुलाई 2022 छत्तीसगढ़ पुलिस थाना मोहन नगर दुर्ग की ओर, जहां पर एक एफआईआर के अंतर्गत ऑनलाइन बेटिंग में इन्वॉल्व होने वाले कई व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है। दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं, आंध्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की ओर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में इलीगल बेटिंग के संदर्भ में 2/6/2023 में एफआईआर रजिस्टर की। आपको ज्ञात है कि दोनों राज्यों में
बीजेपी की सरकार नहीं है। तो क्या भूपेश बघेल का ये आरोप है कि वो अपने खिलाफ साजिश रच रहे थे? भिलाई का एक होटल है ट्राइटन, यहाँ से ईडी ने एक एक्सयूवी गाड़ी बरामद की और इस गाड़ी से कई कागजात और नकदी बरामद की। इसके बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई को गति दी तो पता चला कि 508 करोड़ रुपए दुबई में बैठे महादेव बुक के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए दिए थे। सीधे तौर पर ईडी के चार्जशीट के माध्यम से कांग्रेस इस वक्त कटघरे में है और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि 5 करोड़ 39 लाख रुपए की हालिया बरामदगी हुई है और 508 करोड़ रुपए चुनाव के लिए उपलब्ध कराने जैसे बेहद ही गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई इन आरोपों में यदि सच्चाई है तो ये 500 और 1000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होंगे तो इसमें स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बनेगा, किस तरह से ईमानदारी से चुनाव हो पाएंगे। हम लगातार राष्ट्रबोध के जनमन से इस बात को जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं कि राजनीति में कुछ बुरे लोगों का कब्जा हो गया है, इसलिए राजनीति को बुरा बोला जाता है। दरअसल राजनीति बुरी नहीं होती, इसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब वो लाखों करोड़ों रुपए ऐसे अवैध धन कमाने वालों से लेकर खर्च करेंगे तो ऐसे में जनता का भला कैसे होगा। वाकई क्या ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि कहलाने लायक हैं? आप सोचिए, गहराई से चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जो शराब बांटते हैं, प्रलोभन देते हैं, चुनाव में पानी की तरह पैसे बहाते हैं, चोरी छिपे रात अंधेरे शराब, कंबल और साड़ी देकर लंबे समय से चुनाव को प्रभावित किया जाता रहा था। लेकिन जब 2023 में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 2024 में भी लोकसभा के चुनाव होंगे, तो क्या कुछ बदला? क्या हमारे ऐसे ही बेईमान नेताओं को चुनने के लिए हमने अपने आप को तैयार रखा है या इन्हें एक्सपोज करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी, जवाबदारी बनती है? वास्तव में यहाँ हमें अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना होगा। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारे साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।